प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र की नई पुस्तक हमने शुरू कर दी है, निबंध मणि। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हम पढ़ रहे हैं, साहित्य विचार में प्राचीन ग्रंथों का महत्व। क्योंकि हम जब भी किसी की सृजनात्मक बुनियाद रखते हैं तब हमें प्राचीन ग्रंथों से कुछ न कुछ प्रसंग, कुछ संदर्भ, कुछ मिथक लेने होते हैं और उनके समानांतर तुलनात्मक या उन प्रासंगिकताओं के बीच रहते हुए अपने साहित्यिक धर्म और मर्म का विश्लेषण किया जाता है। बच्चों, कल अब मैंने आपको निबंध शुरू कराने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की कुछ विशेषताएं बताई कि वे स्वच्छंद निबंधकार हैं। बौद्धिकता और तार्किकता के साथ साहित्य की वैचारिकता पर विशेष बल देते हैं और वे इस बात के भी पक्षधर हैं कि निबंध के माध्यम से जो आलोचना लिखी जाती है वह चाहे विवेचनात्मक हो, चाहे वर्णनात्मक हो, चाहे विश्लेषणात्मक हो, हमें एक निष्कर्ष देती है। इसलिए भी हजारी प्रसाद द्विवेदी मील के पत्थर कहे जाते हैं और शुक्ल के बाद के निबंधकारों में अग्रगण्य शीर्ष निबंधकारों में इनका नाम लिया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन ग्रंथों के महत्व के संदर्भों में हमें किस प्रकार से साहित्य की वैचारिकता पर का अध्ययन करना चाहिए। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे रस, गंगाधर आदि अलंकारों, ग्रंथों और उनकी परवर्ती टीकाओं में काव्य की परिभाषा की व्याख्या करने के बाद टीकाकार लोग प्रायः एक ही प्रकार का तर्क उठाते हैं। यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ली गई तो बहुत सी प्राचीन कविताओं को हम कविता नहीं कह सकते। उत्तर में कहलाया जाता है, यह तो हम चाहते ही हैं कि जो रचनाएं इस परिभाषा के बाहर पड़ जाए उन्हें कविता नहीं कहें। फिर इसके उत्तर में कहलाया जाता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप जिस बात को मानना चाहते हैं उसके मानने से शिष्ट संप्रदाय का विरोध होगा। यहाँ हम इस तर्क के विस्तार में नहीं जाएंगे, परंतु इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि पुराना भारतीय सहृदय शिष्ट परंपरा के विरोध को नहीं बर्दाश्त कर सकता। यही कारण है कि पुराने संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग आलोचना शास्त्र की बहुविघोषित मर्यादा से थोड़ा विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए पुराने साहित्य से अध्ययन के लिए हमें अलंकार शास्त्र से बाहर भी आना चाहिए। यह तो पुराने पंडितों ने भी देखा था कि केवल लक्ष्य लक्षण की जानकारी काफ़ी नहीं है, तर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेखक ये कहता है कि इन गुणों के बिना यदि काव्य का रसास्वादन किया जा सके तो फिर कोये की कालिमा से राजाओं के महलों की सफ़ेदी भी हो सकती है। बहुत सुंदर उद्धरणों के माध्यम से लेखक अपने मन का विश्लेषण, अपने मन का संदेह और अपने मन की व्याख्या हमारे साथ में बांटते हैं। उनकी अभिव्यक्ति कौशल की ये विशेषता है, उनकी शैली की ये खास विशेषता है। द्विवेदी जी क्या कहते हैं आगे, चित्र, प्रहेलिका आदि को नए परवर्ती अलंकारिकों ने अलंकार तक नहीं माना है क्योंकि ये रस के परिपंथी हैं। फिर भी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग चित्र और प्रहेलिका से भरा है। संस्कृत के सभी काव्य सुभाषितों के संग्रह में इनको स्थान मिला है। सिद्धों और संतों की संध्या भाषा के पद और उलटवासियाँ प्रहेलिका की सीमा तक पहुँची है। ऐसा क्यों हुआ? दंडी, माघ और भारवी जैसे कवियों ने इस निरर्थक सी बात के लिए कम सिर नहीं खपाया है। संस्कृत में कितनी ही पोथियाँ समस्या पूर्ति, आशु कवित्व और प्रहेलिका चित्र आदि सिखाने के उद्देश्य से ही लिखी गई है। निश्चय ही समाज में इनका हेतु खोजना पड़ेगा। सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन बिना हम इसका रहस्य नहीं समझ सकते। हमें यह जानना होगा कि उस युग के नागर जन कैसे होते थे, काव्य का सम्मान करने वाले सहृदय रईस कैसे होते थे, काव्य को क्या समझा जाता था और यश और सम्मान पाने के साधन क्या क्या थे। जब तक हम यह नहीं जानते कि सन ईस्वी के आरंभ से लेकर सैकड़ों वर्ष बाद तक कवियों के सम्मान के लिए सरस्वती भवन, काम देवायतन में विदग्ध गोष्ठियाँ बैठा करती थी,
उनमें अक्षर च्यूतक, विदुमती, समस्या पूर्ति आदि में सम्मानित होने वाली व्यक्ति को राजा लोग पद से सम्मानित ही नहीं करते थे, कभी कभी उन्हें रथ में बैठाकर स्वयं खींचकर भी सम्मान दिया करते थे। तो साहित्यकार के प्रति जो निष्ठा है या सम्मान की भावना है, वह उस समय की प्राचीन गौरव की बात है। कवि होना, कलम चलाना, सरस्वती का वरदान होना, कोई भी समस्या पूर्ति लिखना या प्रहेलिकाएँ लिखना या अक्षर च्यूतक जैसे विधा पर अपना मत अभिव्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और कवि समुदाय, लेखक समुदाय को एक रत्न माना जाता था। राज दरबार में उनके लिए एक पद, एक स्थान सुनिश्चित होता था। इन दिनों नागरिक लोग बिंदुमती और अक्षर च्यूतक से मनोविनोद किया करते थे। राज दरबार में चमत्कारिक उक्तियों से प्रतिद्वंद्वी कवि को पछाड़ने का प्रयत्न करते थे। आशु कवित्व द्वारा सभा को चकित करके यशस्वी बनते थे। ये बातें हमारे इतिहास की सामग्री है। दंडी ने कहा है कि प्रतिभा न होने पर भी अभ्यास से कवित्व की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कीर्ति चाहने वाले लोगों को परिश्रम के साथ काव्य विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यदि वे परिश्रम करें तो कवित्व शक्ति के दुर्बल होने पर भी विदग्ध गोष्ठियों में विहार तो कर ही सकते हैं। यह प्रश्न नितांत अनुचित नहीं है कि वह काव्य जो राजसभाओं में या गोष्ठी विहारों में कवि को कीर्तिशाली बना देता था कैसा होता। कुमार संभव जैसे बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के पढ़ने योग्य समय तो वहाँ नहीं रहता होगा। मेघदूत जैसे खंड काव्य भी कम ही पढ़े जा सकते होंगे। वस्तुतः जो काव्य इनके स्थान पर पढ़े जाते होंगे वे छोटे छोटे मुक्तक ही होते होंगे और उक्ति चमत्कार का उनमें प्राधान्य रहता होगा। राजशेखर ने उक्ति विशेष को जब काव्य कहा था, उनका मतलब कुछ इसी प्रकार के काव्यों से था। मैं यह नहीं कहता कि रसपरक काव्य का उन दिनों कोई महत्व ही नहीं था। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि राजसभाओं और गोष्ठी विहारों में जो काव्य कीर्तिशाली बना सकते थे वे चमत्कारिक उक्तियों वाली रचनाएं ही होती थी। पुरानी अनुश्रुतियों से इस बात का समर्थन होता है। रुद्रट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मात्रा च्यूतक, बिंदुमती, प्रहेलिका आदि केवल क्रीड़ा मात्र के लिए उपयोगी है। और दंडी ने काव्यादर्श में, क्रीड़ा गोष्ठियों के विनोद में, साहित्य रसिकों की बैठक में और दूसरों को मोहित करने के लिए प्रहेलिकाओं का उपयोग है। संभवतः पुराने अलंकार शास्त्रों में रस की उतनी परवाह न करके उक्ति, वैचित्र्य और गुणदोष की ही चर्चा जो अधिक मिलती है, उसका भी यही कारण है। गुणदोष का ज्ञान वादी को पराजित करने में सहायक होता था। काव्य के लिए केवल प्रतिभा नहीं होने से काव्य सिखाया नहीं जा सकता। जो स्वभाव से ही पत्थर के समान जड़ है, जिसे आर्द्रता की लहरें थोड़ा भी अंतःसिक्त नहीं कर पाती, फिर ऐसे आदमी को भी काव्य का अभ्यास नहीं कराया जा सकता। जो तर्कशास्त्र या व्याकरण पढ़कर अपनी स्वाभाविक संवेदनशीलता खो चुका है, पहले प्रकार का व्यक्ति प्रकृति या जड़ कहा जाता है और दूसरे प्रकार का नष्ट साधन। क्षेमेंद्र ने अपने कवि कंठाभरण में बताया है कि इनको काव्य किसी भी प्रकार नहीं सिखाया जा सकता, परंतु यदि थोड़ी भी शक्ति हो तो काव्य सिखाया जाना संभव है। प्राचीनों का विश्वास था कि पूर्व जन्म के पुण्य से या मंत्र सिद्धि से या देवता के वरदान से बीच में अचानक कवित्व प्राप्त हो जाता है। कवित्व सिखाने वाले ग्रंथों को ये दावा तो नहीं है कि वे गधे को गाना सिखा देंगे या अंधे को देखने की शक्ति दे देंगे, पर थोड़ी सी शक्ति हो तो उसे सभाओं में सम्मान पाने योग्य बना देना उन्हें संभव जान पड़ता है। और पुराने सामंत युग के मनुष्य के लिए यह कम महत्व की बात नहीं थी, क्योंकि यद्यपि शास्त्र के अनुसार काव्य यश के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल निराश के लिए, सहज मुक्ति के लिए या कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखे जाते थे, अर्थात जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काव्य लिखे जाते थे, पर ज़्यादा और कीर्ति पाने पर ही दिया गया है। कवियों की यह कहकर प्रशंसा की गई है कि उनके यश
शरीर में जरा मरण का भय नहीं होता। मतलब कवि मर जाए लेकिन कवि की कविता कभी नहीं मरती। इसलिए माना गया है कि साहित्य काल जयी होता है, वह अमर होता है। जो लिख दिया वह बरसों, कबीर ने जाने कब लिखा, हम आज तक पढ़ रहे हैं। तुलसी न जाने लिख कर चले गए, वह आज भी प्रासंगिक है। तो साहित्य काल जयी होता है, साहित्य अमर होता है, साहित्य जीवन से जुड़ा है, इसलिए प्रासंगिक होता है, क्योंकि जीवन से जुड़ी बातें कभी मैली नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती, कभी बासी नहीं पड़ती। इसलिए साहित्य में जीवन का पुट होना अनिवार्य है। और जब तक जीवन की भावनाओं, अनुभूतियों से के साथ में कल्पनाओं के मिश्रण से अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तक साहित्य जनमानस के हृदय का हार नहीं बन सकता है। जनमानस की समूह की अभिव्यक्ति ही निबंध कहलाती है, साहित्य कहलाती है। मध्य युग के अनेक प्रयत्नों के मूल में कीर्ति पाकर अमर होने की लालसा काम कर रही है। कीर्ति प्राप्त करने में राजा और उसकी राजसभा मुख्य सहायक साधन थे। राज दरबार को कीर्ति प्राप्त करने का केंद्र मान लेने के कारण एक विशेष प्रकार का दरबारी काव्य उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ। देखिए, कुछ अंश हम छोड़ देते हैं जो वर्णनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता है। सामंत युग का पूरा प्रभाव हमारे अलंकार शास्त्रों पर पड़ा है। राजकीय ठाट बाट का जीवन कवि का भी आदर्श हो गया। राजशेखर ने कवि के जिस शानदार जीवन का चित्र खींचा है वह चौंधिया देने वाला है। माघ पंडित की समृद्धि का वर्णन आदि ग्रंथों में बड़ी मुखर भाषा में किया गया है। स्वयं राजा भोज को उस समृद्धि के सामने चकित और हतगर्भ होना पड़ा था। ऐसा जान पड़ता है कि श्रेणी के कवियों के सामने वाल्मीकि और व्यास का आदर्श नहीं था, यद्यपि उनके प्रति भक्ति प्रचुर मात्रा में थी। फिर देखिए, ये आगे लेखक कहता है कि छापे की मशीन ने इन विषयों के लिए अनेक अन्य शास्त्रों को सुलभ कर दिया है। इस मशीन ने जो पाठक को भावावेश पर से धकेल कर बुद्धि प्रवाह में फेंक दिया है वह मामूली बात नहीं है। कवि के हाथ से अनेक विभाग छिन गए हैं। कुछ कहानियों ने ले लिया है, कुछ उपन्यासों ने हथिया लिया है, कुछ निबंधों ने छीन लिया है और इन साहित्य अंगों ने कांति सम्मित उपदेश देने के महान मंच पर से कवि को उतार दिया है। पाठक उससे कुछ अधिक चाहता है। क्या चाहता है यह कहना बड़ा कठिन हो गया है। शायद वह जीवन की व्याख्या चाहता है। ये रेखांकित करिए, व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। शायद वह आत्माभिव्यक्ति चाहता है, शायद वह स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, व्यक्तिगत अनुभूतियों का स्वतः नमोच्छित उच्छ्वास चाहता है, या शायद वह मानवता के अंतःस्थल में निहित एकता की उपलब्धि चाहता है। ऐसा ही कुछ आधुनिक आलोचकों ने उस रहस्यमय मांग को समझ रखा है। अब युग चेतना को स्वर देना कवि का कर्तव्य माना जाने लगा है। मानव संस्कृति का निर्माण करना उसका लक्ष्य समझा जाने लगा है। मतलब कवि का क्या लक्ष्य है? मानव संस्कृति का निर्माण करना। अब उसे दरबार को जीत कर कवि यश पाने का अधिकारी नहीं माना जाता। पुराना कवि इतनी मांगों का शिकार नहीं बना था, इसलिए उसकी दुनिया काफ़ी बड़ी थी। फिर भी विचित्र विरोधाभास यह है कि वह दुनिया के समस्त पदार्थों को अपने वर्ण्य विषय के अंतर्गत मानने पर भी चुनता और कुछ थोड़े ही विषयों का था। उसे वर्ण्य वस्तु को सरस बनाने की बड़ी चिंता थी और उसमें भी वह श्रृंगार को ही अधिक महत्व देता था। इस रस के बाहर यदि वह जाता था तो प्रायः ऐसी बातों में ही उलझता था जिसमें वक्तव्य वस्तु कुछ ऐसी वक्र भंगिमा में प्रकट हो कि सरईदों की सभा वाह वाह कर उठी। यहाँ पर देखिए, लेखक कहता है कादम्बरी में कविवर बाणभट्ट ने इस सभा का बड़ा जीवंत वर्णन दिया है। जब राजा सभा में उपस्थित होता था तब तो बड़ी शांति रहती थी, पर राजा के न रहने पर लोग असंयत हो उठते थे। कादम्बरी के वर्णन के अनुसार जब राजा सभा में उपस्थित नहीं थे तब सामंतों में से कुछ लोग पासा खेलने के लिए कोठे खींच रहे थे, कोई पासा फेंक रहे थे, कोई वीणा बजा रहे थे, कुछ लोग चित्रफलकों पर राजा की प्रतिमूर्ति आंक रहे थे, कुछ लोग काव्यालाप में मस्त थे, कुछ हंसी दिल्लगी में मशगूल थे, कुछ लोग विदुमती नामक विनोद में उलझे हुए थे, कुछ प्रहेलिका नामक काव्य भेद का रस ले रहे थे, कुछ राजा के बनाए श्लोकों की चर्चा कर रहे थे, कुछ जो अधिक ढीठ थे दरबार के मनोविनोद के लिए आई हुई स्त्रियों से रसालाप में लगे हुए थे, और कुछ चतुर लोग बंदी जनों से राजा के
पूर्व पुरुषों की यशोगाथाओं को सुन रहे थे। इस वर्णन से जान पड़ता है कि दरबार में काव्य विनोद की रुचि थी, परंतु वह काव्य विनोद बिंदुमती, प्रहेलिका, चित्र आदि काव्यों की श्रेणी का था। उन दिनों का दरबारी इन बातों में रस ले सकता था और कवि से इस प्रकार के विनोद में सहायक होने की आशा भी रखता था। और कवि से इस वस्तुतः राजसभा में 7 अंगों की प्रधानता उन दिनों निर्विवाद रूप से स्वीकार की गई, और ये 7 अंग विद्वान, कवि, भाट, गायक, मस्खरे, इतिहासज्ञ और पुराणज्ञ, ये राज दरबार के मुख्य अंग हुआ करते थे। ये होना आवश्यक थे, क्योंकि राजा को कभी भी मस्खरी कर के चेताया जा, क्योंकि उन्हें किसी तरह से सीधे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो गायकी के माध्यम से उनका मन बहलाया जाता, किसी समस्या के आ जाने पर, किसी उदासी के आ जाने पर। तो ऐसी ही रुचि वाली सभा का सामना कवि को करना पड़ता था। राजा लोग कवि सभा का आयोजन भी करते थे और उनमें कवियों की परीक्षाएं भी हुआ करती थी। वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक और सहसांक आदि राजाओं ने यह परंपरा चलाई थी, और परवर्ती राजा लोग इस महत्वपूर्ण परंपरा को पोषण देते आए। कवियों की नाना भाव से परीक्षा होती थी, कोई कविता चुरा न ले, इसका भी डर बना रहता था, और इसलिए भी यह आवश्यक था कि कवि अपनी रचना समाप्त करने के बाद राजसभा में सुनाकर उस पर अपनी मोहर लगवा दे। राजशेखर ने बताया है कि जब तक काव्य पूरा न हो तब तक दूसरों के सामने उसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें यह डर रहता है कि सुनने वाला उस काव्य को अपने नाम से चला देगा, फिर कौन गवाही देगा कि किसकी रचना है। साहित्य की चोरी यह बहुत पुरानी बात है, और इसीलिए पूरा होने के बाद राजसभा में सुनाकर अपने नाम की मोहर लगवा देना उचित माना गया। ये जब गुजरात के राजा वीर धवल के यहाँ गए तो यहाँ स्वयं न उपस्थित होकर अपने एक विद्यार्थी के द्वारा राजा, मंत्री और राजकवि सोमेश्वर को आशीर्वाद भिजवाया। राजकवि सोमेश्वर को यह बुरा लगा और उन्होंने विद्यार्थी से बात तक नहीं की। सोमेश्वर के इस व्यवहार को हरिहर ने गांठ बांध ली। दूसरे दिन राजसभा में जब सोमेश्वर ने राजा के एक प्रसाद पर खुदवाने के लिए लिखे हुए 108 श्लोकों का पाठ किया गया तो हरिहर ने कहा कि ये श्लोक पुराने हैं और राजा भोज के महल पर खुदे हुए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सारे श्लोक पढ़कर सुना दिए। सोमेश्वर तो इस अपवाद से पानी पानी हो गया, उनका मुंह पीला पड़ गया, उनकी भद्द उड़ गई। कवि के सम्मान को इस प्रकार एक ही धक्के में गिराकर विजयी हरिहर चले आए। लेकिन श्लोक सचमुच ही सोमेश्वर के थे। जब वे फिर हरिहर शरणापन्न हुए तब हरिहर कवि ने रहस्य खोला। हरिहर बड़े मेधावी थे, एक बार सुनकर ही श्लोक याद कर लेते थे। राजा वीर धवल से उन्होंने अपनी चतुरता की बात बताकर सोमेश्वर की मान रक्षा की। साहित्यकार के सम्मान की रक्षा करना भी एक चुनौती था और साहित्य की चोरी भी बड़ी सहज बात थी। इन 2 बातों का खुलासा इस निबंध में करते हुए उन्होंने बताया कि प्राचीन दरबारी कवियों के साथ में, राज दरबार की मर्यादाओं के साथ में और विभिन्न शैलियों की चर्चा के साथ में किस प्रकार साहित्य की अभिव्यक्ति की जाती थी और वो किस प्रकार मानव मूल्य और जीवन से जुड़ करके एक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करते थे जो हमारी सामाजिक संरचना में जुड़ जाता था और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाता था। इन बातों को ध्यान में रखने से उस युग के काव्य प्रयत्नों को आसानी से समझा जा सकता है। काव्य को बहुत पहले से ही कला समझा गया था। श्री ए वेंकट सुवैया ने भिन्न भिन्न ग्रंथों से संग्रह करके कलाज नाम की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित कराई है। अपनी संग्रहित सूचियों को देखने से जान पड़ता है कि कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी चतुराई की आवश्यकता हो। सो व्याकरण, छंद, न्याय, ज्योतिष आदि भी कला है। कितने मिनट